हाँ जी। यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, तो अब आपको तैयारी करनी है सीए इंटरमीडिएट की। सीए फाउंडेशन, यू आर डन विद सीए फाउंडेशन। नाउ सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा वो कब पड़ेगा? मई 25 में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, सितंबर में भी हैं, आप जितना मर्जी लेट करते रहो। लेकिन आपका जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो मई 25 पड़ेगा। तो अगर आप आज से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करो तो आपके पास कितना टाइम है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपके पास 9 मंथ्स है। 9 महीने का टाइम पीरियड है। फाउंडेशन में कितना था आपके पास? 6 महीने का टाइम पीरियड था। इंटरमीडिएट में कितना आपके पास? 9 महीने का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड तो 3 महीने का बड़ा है। अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे तो टाइम पीरियड तो 3 महीने का बड़ा है। लेकिन सिलेबस कम से कम नहीं तो 5 गुना बड़ा है। पूरे फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट, पूरा फाउंडेशन मिला लू ना मैं, तो एक सीए इंटरमीडिएट का टैक्स का पेपर बनता है। ऐसा सिलेबस है। मैं डरा नहीं रहा, ये सच्चाई है। पहले से अगर आपको ये चीज पता होगी ना तो आप उस हिसाब से अप्रोच करोगे। अगर आप पहले से सोचोगे कि भाई ठीक है, हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, फिर जब आपका टाइम बीतने लग जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा, सिलेबस नहीं कवर अप हो पा रहा। ये सारी प्रॉब्लम फिर बाद में आती है। और फिर उसके बाद में कोई सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है। तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस का लेवल क्या है। तो पूरा फाउंडेशन मिला लोगे तो सी इंटरमीडिएट का एक टैक्स का पेपर बनता है। आप समझ लो कि भाई कंटेंट कितना है। और टाइम पीरियड दिखने में 9 महीने है, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी मैं इस पे ही बात करूंगा। अभी आपके माइंड में भी पॉइंट चल रहा होगा, सर सिंगल दे या बोथ दे, कि सर सिंगल ग्रुप पे जाऊं या बोथ ग्रुप पे जाऊं। उस पे भी मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा, क्लैरिटी दे दूंगा कि भाई सिंगल पे जाना है या बोथ पे जाना है। हर चीज का फायदा नुकसान भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्ट करो। अब बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट आए हुए भी हफ्ता भर तो हो ही गया ना, रिजल्ट आए हुए भी। अब आपने एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। अब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। आज है 5 अगस्त। मैं मान के चलता हूँ कि आज आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ठीक है। शुरू कर ही रहे, हम अपनी अकाउंट्स की क्लास करेंगे आज हम, ठीक है। तो आज आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपको, अगर मैं बात करूं, जैसा आपके ग्रुप वन में कितने पेपर है? ग्रुप वन में आपके 3 पेपर है। कौन कौन से बताओ? ये तो पता लग ही गया होगा। एडवांस अकाउंट्स है एक पेपर, फिर लॉ है आपका, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, देन टैक्स है। और ग्रुप टू में जाओगे तो आपके 3 पेपर है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट, और आपका एफ एम एस एम। मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं अभी 2 पेपर पढ़ा रहा हूँ, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट, ये 2 पेपर पढ़ाता हूँ मैं। एक पेपर ग्रुप वन में, एक पेपर ग्रुप टू में। अभी के लिए तो मैं ये पढ़ाता हूँ, आगे जाकर हो सकता है मेरा इंटरेस्ट इसमें भी डेवलप हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो ये पढ़ा रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमें शुरुआत किससे करनी है? बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। कभी भी ये मत करना कि मैं ग्रुप वन भी शुरू कर दिया, ग्रुप टू भी शुरू कर दिया। साइमल्टेनियसली कुछ मत करना। जो कर चुके हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ मत शुरू करना। हमेशा मैं यही बोलता हूँ आपको, क्योंकि 9 मंथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। जो पहले से तैयारी जैसे आप शुरू कर चुके हो पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम हो गया शुरू करे हुए। लेकिन अभी से जो 9 मंथ्स के हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए ना, हमेशा स्टार्ट विद ग्रुप वन। ग्रुप वन के पहले पेपर से आपको शुरुआत करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सर ग्रुप वन का भी एक पेपर उठा लिया, ग्रुप टू का भी एक पेपर उठा लिया, फिर एंड में जाकर पता लगता है ना तो ये पूरा हुआ ना ये पूरा हुआ, तो अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। और अटेम्प्ट छोड़ना सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है, सबसे वर्स्ट डिसीजन है। अटेम्प्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रुप वन, कि पहले मेरे को ग्रुप वन निपटाना है। फिर ठीक है, ठीक है, जैसे आपको लगेगा कि भी मेरा ग्रुप वन काफी हद तक हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया, जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप टू ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए एक टाइमलाइन है। जैसे आज आप शुरू कर दो 5 अगस्त से, 4.5 महीने का टाइम पीरियड मैंने लिया है। 4.5 महीने आपके एंड हो जाएंगे लगभग 15 दिसंबर तक। थोड़ा बहुत 8-10 दिन का ऊपर नीचे चलेगा, ये पहले भी जा सकता है बाद में भी जा सकता है। लेकिन 15 दिसंबर, एक मैंने आपको एक कंजर्वेटिव होकर बताया है, इससे पहले ही हो जाएगा आपका, लेकिन 15 दिसंबर का मैंने एक टाइम पीरियड लिया है। आपको टारगेट रखना है कि मुझे 15 दिसंबर तक अपना एडवांस अकाउंट्स और लॉ को पूरा कर लेना है। 2 पेपर आपके पूरा हो जाना चाहिए 15 दिसंबर तक। 4.5 महीने का टाइम पीरियड दे रहा हूं मैं आपको। सर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 4.5 महीने में 2 पेपर पूरा करना? बहुत आराम से पॉसिबल है। मैं प्रोवाइडेड ये ले रहा हूँ कि आप तीनों पेपर की तैयारी शुरू कर चुके हो। ऐसे नहीं कि एडवांस अकाउंट्स लो, अगर आप खाली एक एक पेपर पकड़ के उठाते हो कि मैं पहले खाली अकाउंट्स पूरा करूंगा, तो खाली अकाउंट्स आप 2 महीने में भी पूरा कर सकते हो, अगर आप पूरे पूरे दिन अकाउंट्स ही पढ़ते रहोगे। लेकिन वो अप्रोच सही नहीं है। उससे क्या होगा कि आप एक तो सब्जेक्ट में तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कोई ना कोई रह जाएगा फिर आपका। तो स्टार्ट तो आप तीनों ही करोगे। तो तीनों पेपर में 4.5 महीने के टाइम पीरियड में आपको एडवांस अकाउंट्स और लॉ को पूरा निपटाना है। और ये आराम से हो सकता है, लॉ तो पहले ही हो जाएगा आपका, क्योंकि लॉ का सिलेबस अकाउंट से कंपैरिजन में कम है। तीनों में अगर मैं सबसे ज्यादा हैवी सिलेबस की बात करूं तो वो टैक्स।
जिसको लगभग 6 महीने का टाइम लगता है पूरा करने में। फिर उसके बाद आता है एडवांस अकाउंट्स, देन आता है लॉ। तो लॉ अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते चले होगे तो 3 महीने में, 3.5 महीने में लॉ पूरा होता है। आराम आराम से ही पढ़ोगे तो 4.5 महीने। मैंने एडवांस अकाउंट्स और लॉ को साथ साथ ले लिया, ठीक है। जैसे ये दोनों आपके पूरे हो जाते हैं, एडवांस अकाउंट्स और लॉ, देन आपको स्टार्ट करना चाहिए ग्रुप 2। फिर आपको अपना ग्रुप 2 को स्टार्ट कर देना चाहिए। 3 पेपर है ग्रुप 2, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग और सॉरी कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग और आपका एफएमएसएम। ग्रुप 2 ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट है, लेकिन ये अप्रोच मत रखना कि सर ग्रुप 2 लाइट है तो पहले मैं ग्रुप 2 कर लेता हूं। नहीं, उसमें ना एक थोड़ी सी कमी पता कहां आती है, सिर्फ ऑडिट के पेपर में कमी आती है। ऑडिट के पेपर में आप पाओगे कि थोड़ी बहुत बातें ना अकाउंट्स की होती रहती है, या तो दोनों साथ साथ पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो साथ साथ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि मैं पहले ग्रुप 2 पढ़ लेता हूँ और फिर ग्रुप 1 पे आता हूँ, ये गलती बच्चे बहुत सारे कर देते हैं, क्योंकि भी सुनने में आता है कि भी ग्रुप 2 इजी है, हल्का है, पहले उसको निपटा दो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कॉस्ट अकाउंट एफएमएसएम फिर भी आप डील कर जाओगे, लेकिन ऑडिट में फंस जाओगे, क्योंकि ऑडिट में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कनेक्शन रहता है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, अकाउंटिंग की नॉलेज अच्छी होगी ही नहीं, तो आप ऑडिट का पेपर अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट विद ग्रुप 1, ठीक है। जब आपका एडवांस अकाउंट्स और लॉ कंप्लीट हो जाए और ग्रुप 2 है, ऑडिट में लॉ की भी, कंपनी लॉ की भी बहुत सारी रेफरेंस आती है, साथ साथ तो चल जाता है, साथ साथ तो चल जाता है, लेकिन आप पहले नहीं कर सकते। तो ये दोनों पूरा करते ही आपको ग्रुप 2 शुरू करना है। और जैसे आप ग्रुप 2 शुरू करोगे, आपके पास ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, एक टैक्स चल रहा है आपका, जो टैक्स है वो भी चल रहा है, ठीक है। और ग्रुप 2 आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके पास अब रिवीजन का टाइम रहेगा, तो आपको अपनी पहली रिवीजन निपटानी है एडवांस अकाउंट्स की और लॉ की। आपको फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करनी है, कब से? 15 दिसंबर से, ठीक है। 15 दिसंबर से लेकर जनवरी एंड, 1.5 महीने का टाइम पीरियड लिया मैंने यहाँ पर। कितने महीने का? 1.5 महीने का टाइम पीरियड। 1.5 महीने के टाइम पीरियड में अब आप क्या क्या कर रहे होंगे? आपके टैक्स चल रहा होगा, टैक्स की क्लास चल रही होगी आपकी, आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होंगी, और आप ग्रुप 1 की रिवीजन कर रहे होंगे। कौन कौन सी? एडवांस अकाउंट्स की, लॉ की और टैक्स साइमल्टेनियसली जितना होता चला जाएगा, क्योंकि टैक्स में भी दो चीजें आपकी, जीएसटी और इनकम टैक्स है, तो कोई ना कोई एक तो पूरा हो ही गया होगा यहाँ तक, तो वो वाला आप, जैसे मान लो जीएसटी पूरा हो गया तो अब जीएसटी अपना कर रहे होंगे, या इनकम टैक्स पूरा हो गया तो इनकम टैक्स अपना कर रहे होंगे रिवीजन, ठीक है। तो जितना हो गया टैक्स उतना उसको रिवाइज करना है, और एडवांस अकाउंट्स लॉ को आपको एक रिवीजन जनवरी एंड तक कर लेनी है, अलॉन्ग विद ग्रुप 2 क्लासेस। अब क्या होगा? जनवरी एंड पे आओगे तो आपका टैक्स हो जाएगा खत्म, क्योंकि यहां पर आप आज से अगर जनवरी एंड तक लगाओगे तो 6 महीने पूरे हो जाते हैं, इफेक्टिवली 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो 6 महीने में आपका टैक्स हो जाता है पूरा। इतना टैक्स को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि टैक्स का सिलेबस हैवी है। जब आपका टैक्स पूरा हो जाएगा जनवरी एंड, तो जनवरी एंड से लेकर 15 मार्च तक, अगेन आपके पास कितना टाइम बचा? ये 2.5 महीने हो गए आपके पास। कितने हो गए? 2 महीने हो गए, सॉरी सॉरी 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो गया। तो 1.5 महीने में आपको दोबारा, अब ग्रुप 1 आपका पूरा हो गया, ग्रुप 2 तो अभी चल रहा है, ग्रुप 2 की क्लासेस आपकी चली रही हैं, ये तो चलती चली जाएंगी, लेकिन साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे? अपने ग्रुप 1 की सेकंड रिवीजन पे आ जाओगे आप, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स और लॉ आपने एक बार पहले रिवाइज कर लिया, दोबारा उसको आ जाओगे रिवाइज करने में, ठीक है। और टैक्स क्योंकि यहां पर खत्म हो जाएगा तो टैक्स को भी आप टाइम देना शुरू कर दोगे, और ग्रुप 2 की क्लासेस चली रही हैं अभी आपकी। 15 मार्च तक ग्रुप 2 डन। स्टार्ट कब किया था हमने? सर स्टार्ट किया था हमने 15 दिसंबर को, तो यानी कि 3 महीने में ग्रुप 2 डन। यस, 3 महीने में ग्रुप 2 डन, ठीक है। तो 15 मार्च तक आपका ग्रुप 2 डन, और आप फिर उसके बाद क्या करोगे? 15 मार्च के बाद 30 अप्रैल तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एग्जाम होंगे मई में। अब मई में कौन सी डेट आती है उसका नहीं पता, हो सकता है बिगिनिंग में ही शुरू हो जाए, हो सकता है आपके मिड ऑफ द मई पे शुरू हो जाए, उसका कोई अभी शेड्यूल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में पता लग जाएगा। मैं मान के चलता हूँ बिगिनिंग है, मैं और कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, मैं तो मान के चलता हूँ बिगिनिंग, तो मेरे पास, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। अगर मान लो मिड ऑफ द मई पे स्टार्ट होता है तो वो आपके पास बोनस टाइम रहेगा, उसमें आप अपना रिवीजन एक्स्ट्रा करो, मॉक टेस्ट दो, जो मर्जी करते रहो, ठीक है। तो मैं 30 अप्रैल तक का टाइम देकर चल रहा हूँ, तो आपके पास फिर 1.5 महीना बचा। 1.5 महीने में आप क्या करोगे? आपकी ग्रुप 1 थर्ड रिवीजन पे आ जाएगा, और आपको ग्रुप, देखो ग्रुप 1 आप पहले 2 बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, अब आपको ग्रुप 2 थर्ड रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। आपको ज्यादा टाइम किसको दे देना है? ग्रुप 2 को दे देना है। ग्रुप 2 एक बार जो आपकी क्लासेस चल रही है ना, उसके साथ साथ भी आपको रिवाइज करना पड़ता है, और ग्रुप 2 के बाद फिर उसके बाद जब आपका पूरा हो जाता है तो आपके जो 1.5 महीने का टाइम पीरियड बचता है, उसमें आप एक बार रिवाइज कर पाओ, 2 बार रिवाइज कर पाओ, या आपके ऊपर है। देखो, अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 को कंपैरिजन करोगे, क्योंकि ग्रुप 2 बाद में ही स्टार्ट होता है, तो आपको ग्रुप 2 की रिवीजन के लिए थोड़ा कम ही टाइम मिलता है। ग्रुप 1 क्योंकि आपका पहले स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ग्रुप 1 में ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ग्रुप 2 थोड़ा लाइट रहता है। अगर ग्रुप 2 में भी ये इक्वली सिलेबस रख देंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, तो बच्चों को पूरा नहीं हो पाएगा,
या वो रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो ग्रुप 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट रहता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 आप पहले शुरू करते हो तो आप ज्यादा रिवीजन उसकी कर पाते हो और उसमें ज्यादा रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि उसमें लेंदी सब्जेक्ट्स है। अकाउंट्स अपने आप में काफी लेंदी सब्जेक्ट है, टैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी है, और लॉ है, रिटेंशन वाले सब्जेक्ट है, टैक्स हो गया, लॉ हो गया, सब याद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इन सब में आपको याद रखनी पड़ेंगे प्रोविजंस, तो उसको ज्यादा रिवीजन चाहिए होती है। ग्रुप 2 में एज सच कोई रिटेंशन वाले सब्जेक्ट नहीं है ऑडिट को छोड़कर, क्योंकि कॉस्टिंग है, एफएम है, कोर प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, इजी भी है, ठीक है। तो ग्रुप 2 में आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है लेकिन वो मैनेज हो जाता है, ये आपको टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप आज से शुरू करते हो, देखो और ज्यादा लेट लेट तो आप कितना मर्जी करते रहो कि मैं अभी पूरा अगस्त ही नहीं पढ़ूंगा जी, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, जितना लेट करोगे तो उतना अपना नुकसान करोगे, ठीक है। हमेशा टाइमली शुरू करो, टाइमली वाइंड अप करो, ठीक है। और अप्रोच अभी से ये बना लो कि मुझे बोध के ले जाना है। अगर आप पहले से ये सोच के बैठे हो कि सर मैं तो एक एक करके दूंगा, पहली बात तो ये अभी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। अभी इस पर भी आ रहा हूं मैं कि मैं अगले पॉइंट पे आ ही जाता हूँ। खैर, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर सिंगल दूं या बोथ दूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस समय। तो बार बार मैसेज करोगे सर सिंगल के ले जाऊं, बोथ के ले जाऊं, देखो हमेशा अभी से ये सोच के रखो कि मुझे बोथ ही देने हैं, लेकिन जब आपका ग्रुप 1 पूरा हो जाएगा, होने वाला होगा, तब आपको पता लगेगा कि मुझे ग्रुप 2 स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर तो आप ग्रुप 1 आपने कर लिया, टाइमली आपका पूरा हो गया, क्योंकि देखो कॉलेज भी चल रहा होता है, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो चाहे आप एसओएल से कर रहे हो, एग्जाम तो आएंगे कॉलेज के, ठीक है, तो वो भी उसमें भी आपका कहीं ना कहीं टाइम जाता है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना भी पड़ता है, हल्का फुल्का तो पढ़ोगे, ठीक है, एक एक दो दो दिन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना, असाइनमेंट्स भी होते हैं, इंटरनल्स भी होता है, कॉलेज जाना भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि मुझे भाई ग्रुप 2 पे जाना है या नहीं जाना है। अगर तो आपने ग्रुप 1 की क्लासेस को टाइमली कंप्लीट कर लिया और आपको लगता है कि भाई हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा ग्रुप 1 काफी हद तक तैयार है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता 100% तैयार हो जाएगा आपका 15 दिसंबर तक, आपको लगता है कि हाँ मेरा ठीक ठाक एक एवरेज तैयारी हो गई है और एक आध सब्जेक्ट मेरा चल रहा है, तो देन स्टार्ट ग्रुप 2। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा अभी ग्रुप 1 ही ढंग से नहीं हो पा रहा, मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ, मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, तो मत जाना ग्रुप 2 पे, फिर पहले ग्रुप 1 को अच्छा से कर लेना। लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि फिर ग्रुप 1 में तो आपने 9 महीने दे दिए, फिर ग्रुप 2 में आपका 2-3 महीने बचेंगे तो भी कैसे, फिर दिक्कत आती है। उसमें ये करना चाहिए आपको कि भाई ग्रुप 1 तो आपने कर लिया कि एग्जाम मेरे को मई में ग्रुप 1 का ही लिखना है, लेकिन ग्रुप 2 का एक आध सब्जेक्ट मैंने शुरू कर लिया साइड बाय साइड, ताकि मेरा आगे जाकर, क्योंकि मई के बाद सीधा पेपर होगा सितंबर में, ठीक है, मई के बाद सितंबर में टाइम ही कितना बचेगा आपके पास। मान लो आप मई एग्जाम के बाद भी ग्रुप 2 शुरू करते हो तो आपके पास टाइम ही कितना बचेगा भाई, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने तो बचेंगे, मई का पेपर में काट दो आप, तो जून जुलाई अगस्त 3 ही महीने बचेंगे। अब 3 महीने में आपको पूरा ग्रुप 2 पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा, चाहे आप उसका पेपर दो या मत दो, कोई भी पेपर हो, मान लो कॉस्टिंग है, एफएम है या ऑडिट है, कोई भी पेपर हो, आपको एक पेपर पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। तो ये डिसीजन अभी ले पाना कि मैं सिंगल पे जाऊं बोथ के ले जाऊं, मुश्किल है। अभी तो ये डिसीजन लेना है कि मुझे शुरू करनी है तैयारी, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अब अपनी तैयारी को टाइमली शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल है, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूं, बहुत हैवी लेवल आ गया आपका। अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर सीए जर्नी में सबसे मुश्किल कौन सा होता है, इंटर लेवल ही होता है, ये मैं आपको लाइव 6 महीने बाद ही दिखा दूंगा। आप 6 महीने बाद खुद खुद ही कह रहे होंगे सर इंटरमीडिएट लेवल है बढ़िया, और ये एक्चुअली में इंटरमीडिएट लेवल तीनों लेवल्स में सबसे टफेस्ट लेवल माना जाता है। दिक्कत ये नहीं है कि सिलेबस मुश्किल है, आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको इजी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। दिक्कत ये है कि सर टाइम पीरियड तो 9 महीने का है और उसमें हमें छो के छो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हमने पहले कभी पढ़े ही नहीं। फाइनल लेवल पे जब जाते हो ना तो इंटर का बेस लेकर जाते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर जाते हो 2 साल की, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली टैक्स का काम, लॉ का, कंपनी लॉ का काम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन ये सब सीख जाओगे, फिर उसको पढ़ने में आपको आसान लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपने ये सब चीजें कुछ नहीं पढ़ी, आपके लिए टैक्स नया है, आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए हैं, आपके लिए ऑडिट नया है, आपके लिए कॉस्टिंग नहीं है, आपके लिए एफएम नया है, एसएम नया है, लॉ में भी आपने कंपनी लॉ हल्का फुल्का ही तो पढ़ा था फाउंडेशन में, वो भी एक तरीके से समझ लो नया ही है। तो 6 के 6 सब्जेक्ट न्यू ही तो आपके लिए, ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन में थोड़ा बहुत जो पढ़ा था वो काम आता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी काम नहीं आता, इस वजह से बच्चा डायरेक्ट एंट्री से भी इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि तीनों लेवल में सबसे एक हायर लेवल जो है वो इंटरमीडिएट ही है। हाँ, इंटरमीडिएट में अगर आपका बेस अच्छा बन गया, पहली बारी में आपने निकाल दिया, समझ लेना फाइनल
पक्का पहली बारी में निकालोगे। अगर इंटर पहली बारी में निकल गया तो फाइनल पक्का पहली बारी में निकालोगे, हो सकता है विद रैंक निकाल दो। लेकिन यहां पर फिर आपको उस हिसाब से डेडिकेशन मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको अपने अंदर से पूरी अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो डे वन से डिसाइड कर लेना, आज से डिसाइड कर लेना कि भाई मैं इंटरमीडिएट की तैयारी करने वाला हूं, तो मेरे को मेहनत का लेवल स्काई लेवल का करना पड़ेगा, बिल्कुल हाई लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। जिस अप्रोच से मैं फाउंडेशन में पढ़ा था उस अप्रोच से तो इंटरमीडिएट में काम बनेगा ही नहीं, वो तो भूल जाओ। वो तो बिल्कुल एक एलिमेंट्री लेवल था। अब आपको पता लगता होगा क्लियर करने के बाद कि वो क्या था ठीक है, अच्छा था, इस बार रिजल्ट भी बहुत कम ही आया उसका, लेकिन स्टिल आपको ये लगता होगा कि भाई कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, जिसको मैंने अपने कॉलेज के साथ और जैसे तैसे करके मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन इंटर लेवल ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही लगना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगल वर्सेस बोथ की बात करूं तो स्टार्टिंग करो, अप्रोच लेकर चलो बोथ ग्रुप्स की। स्टार्टिंग करो हमेशा ग्रुप वन से। जब आपका 15 दिसंबर तक ग्रुप वन के 2 पेपर भी पूरे हो जाते हैं ना, देन यू कैन स्टार्ट ग्रुप टू। लेकिन अगर आपका 15 दिसंबर से डिले जाता है, मान लो 15 दिसंबर पे आप आ गए और कॉलेज वॉलेज इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मेरा तो 60% ही सिलेबस हुआ है, अभी 40% तो रहता ही है, तब मैं एडवाइस कर दूंगा मत करो ग्रुप टू स्टार्ट। सिर्फ ये एडवाइस कर दूंगा कि पहले ग्रुप वन निपटा के ग्रुप टू का एक पेपर की क्लासेस शुरू कर लो, सो दैट आपका टाइम बच जाए। ठीक है, लेकिन पहले से ही ये अप्रोच लेकर मत बैठना कि मैं आराम से रिलैक्स कर करके करूंगा। जब मौका है तब आप काम कर लो, क्योंकि अभी मौका है, अभी आपके कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं कॉलेज वगैरह, तो एग्जाम भी नहीं होंगे, कोई इतने असाइनमेंट वगैरह भी नहीं होंगे। लेकिन एग्जाम आएंगे बीच में, इंटरनल्स भी आएंगे, अपना फाइनल एग्जाम्स भी आएंगे सेमेस्टर वाले, तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो उस चीज को आप पहले से ही कवर अप करके चलो ना, ये चीज है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी मिल गई, सिंगल पे जाना है या बोथ के पे जाना है। अप्रोच रखो बोथ की, स्टार्ट करो ग्रुप वन से। ग्रुप वन जब होगा तब उसके बाद पता लगेगा सिंगल पे जाना है बोथ पे जाना है, तभी डिसाइड होता है। नाउ पिलर्स ऑफ सक्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पिलर ऑफ सक्सेस? जैसे आप लोग मुझसे पढ़े हुए हो, तो मैं 3 पिलर की बात करता था, पता है क्या क्या? एक बार बताए थे मैंने, एक बार मेरे को याद है। मे भी थोड़े नाम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एच स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, बार बार बोलता रहता था ना, कंसिस्टेंसी, उसको याद है। डी स्टैंड्स फॉर, ये भी बोलता था, डेडिकेशन बोलो या डिसिप्लिन बोल लो। ये 3 चीजें चाहिए भाई इंटर लेवल पे। इनमें से एक भी चीज की कमी, आपका रिजल्ट नेगेटिव, ये सोच लेना। एक भी चीज कम हो गई, रिजल्ट गया काम से खराब, रिजल्ट खराब हो जाएगा। हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। सर हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क की क्या जरूरत है? स्मार्ट वर्क ऐसे नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क मीन स्मार्ट टेक्निक्स डेवलप करना। वो स्मार्ट टेक्निक्स तो तब डेवलप करोगे ना जब पहले एक बार मेहनत करी होगी। पहली बार जब आप सब्जेक्ट को उठाओगे, पहली बार तो आप पूरा उसको शिद्दत से डेडिकेशन से पढ़ोगे ना, डीपली पढ़ोगे ना, इन डेप्थ पढ़ोगे ना, उसी के बाद ही तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरे को स्मार्ट वर्क है। जैसे आपने अकाउंट्स आपने अप्रोच किया, अकाउंट्स में मान लो एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से आपने 10-15 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि ये 10-15 क्वेश्चन है बढ़िया वाले, इसको मैं बार बार देखूंगा, वो होता है स्मार्ट वर्क। लेकिन उसके लिए पहले 50 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो आपको पता लगेगा 10-15 क्वेश्चन कौन से हैं बढ़िया वाले जो मुझे आगे कंटिन्यू रखने। तो पहले एक बार हार्डवर्क करना पड़ेगा। पहली बार आपको सारे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अच्छे से उसको आंसर को प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी, सब चीजें आपको एक बार तो अच्छे से आपको काम करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता दुनिया में, एक बार हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा। एक बार हार्डवर्क कर लिया, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप टेक्निक्स लगाओ जो मर्जी करो, लेकिन पहली बार हार्डवर्क करना पड़ेगा। शॉर्टकट करोगे तो एग्जाम भी आपका जो रिजल्ट भी आएगा शॉर्ट ही आएगा फिर। ठीक है, तो शॉर्टकट पे मत जाना। कोई बार बच्चे कहते हैं ना सर मेरे को ना, मतलब बहुत सारे बच्चे ना फास्ट ट्रैक क्लासेस मांगते हैं कि मुझे फास्ट ट्रैक क्लास दे दो। फास्ट ट्रैक क्लास तो रिपीटर्स के लिए होती है, पहली बार पढ़ने वाले के लिए फास्ट ट्रैक क्लास हो ही नहीं सकती। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि एक बार पढ़ चुका, उसे रिवाइज करने के लिए मुझे फास्ट ट्रैक क्लास चाहिए, वहां काम आती है फास्ट ट्रैक। या एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, या अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं हुए, या मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी रहेगी, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तब फास्ट ट्रैक क्लास काम करेगी, तब रिवीजन क्लास काम करेगी। लेकिन सीधा करोगे उससे तो फिर तो हो गया काम। तो पहली बारी में आपको डेप्थ, इन डेप्थ आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना है।
ऐसे नहीं कि अभी फ्लो फ्लो में आज मैंने आपको बूस्ट अप कर दिया तो आप और एक हफ्ता तक तो पढ़ लिया आपने, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर दोबारा वही ट्रैक आपका खराब हो गया। डेली पढ़ना है। हाँ, ये हो सकता है किसी दिन आप ज्यादा पढ़ रहे हो, किसी दिन आप कम पढ़ रहे हो, वो चलता है, वो सबके साथ होता है। किस दिन भैया कॉलेज का काम ज्यादा है तो आपने थोड़ा सा अपनी पढ़ाई इंटर की आप कम कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन किस दिन आप फ्री भी होंगे, सारा टाइम तो काम नहीं चलेगा, छुट्टियां भी होती है कॉलेज की, तब आप ज्यादा टाइम दे रहे हो। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि मुझे डेली पढ़ना है, एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक क्लासेस का शेड्यूल बनाओ, हर चीज का शेड्यूल बनाओ, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेते हो चाहे आप ऑफलाइन क्लास लेते हो, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे इस टाइम पे, अगर मान लो आपने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए, तो आप ये सोचो कि भाई मेरे को जो मैंने क्लास ली है, कितने घंटे का कोर्स है, कितने लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आपको एक अपना डिसिप्लिन मैनर में शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे भाई आज, जैसे आपने लॉ का ले लिया फॉर एग्जांपल, तो आपने बोला कि मेरे को सुबह सुबह 2 घंटे लॉ की क्लास करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे सुबह सुबह 2 घंटे की लॉ की क्लास करने के लिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। वो अप्रोच करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपका टाइमली चीजें पूरी भी होंगी। और डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, कि भाई जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ना ही है। आपने 3 घंटे निकाले कि मैं 3 घंटे पढ़ने वाला हूँ आज, ठीक है, ये अकाउंट्स की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो उस टाइम पे फोन सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, वो 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है सिर्फ। हाँ, 3 घंटे पढ़ के उठो, फिर जो मर्जी करो, फिर जिस मर्जी से बातें करो, गेम्स खेलो, जो मर्जी करो, लेकिन वो 3 घंटे में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं जितना मर्जी आपको यहाँ पर बुला लूंगा, लेकिन जब तक आपका अंदर से डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप फाउंडेशन में तो ठीक है, मैंने आपको आप हाथ पकड़ पकड़ के आपको खींच खींच के कुछ ना कुछ करवा दिया, लेकिन इंटर लेवल पे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इंटर लेवल पे बीइंग अ टीचर, मेरी सबसे पहली अप्रोच रहती है कि सिलेबस पूरा हो जाए। क्योंकि सिलेबस आपके लिए तो पहाड़ है, मेरे लिए भी पहाड़ी है ना, भाई आपको पढ़ना है तो मुझे पढ़ाना भी तो है ना, ठीक है। तो पहली जो चीज होती है वो ये रहती है कि भाई सिलेबस पूरा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं नहीं देख सकता कि भाई आज पर्ल आई है, गरिमा आई है, प्रियांशु आया है, अंकुर आया है, मेरे को नहीं फर्क पड़ पाएगा। मेरे को तो भैया जो क्लास लेनी है उस टाइम पे क्लास लेनी ही लेनी है। अब पर्ल उसे घर पे कर रही है, गरिमा कर रही है, मुझे नहीं पता, वो आपको खुद ही अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, मुझे करनी है। आज वाली क्लास कल पे डाल दी, क्योंकि ये सब चीजें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें ये गलतियां करते हैं। तुम तो बैठते हो उनके साथ, तुम्हें पता होगा, यही गलती करते हैं कि सर बैकअप पे बैकअप इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक बार बैकअप इकट्ठा हुआ, एक चैप्टर का बैकअप इकट्ठा हुआ ना, फिर वो आगे बैकअप बनता चला जाएगा, फिर वो चैप्टर मतलब वो जीरो हो जाता है चैप्टर। या तो आप बाद में करोगे, लेकिन बाद में तो फिर वो बात हो जाती है, क्योंकि जो फ्लो फ्लो के साथ चल गया हो गया तो हो गया, ठीक है। कभी कभी आपका बैकअप एक्चुअली में इकट्ठा भी होगा भी कॉलेज के अपने एग्जाम वगैरह की वजह से, दैट इज ओके, लेकिन आपको उसको फटाफट खत्म करना है, ज्यादा चीजों को ना टालना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, इंटर लेवल में बहुत जरूरी है। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अच्छा, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना आपको, ये अगर आपने इंटर लेवल पे डेवलप कर ली अपने अंदर, तो फाइनल पे आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि इंटर पे अगर ये चीज डेवलप नहीं हुई, पहली बात तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, सही बताऊं तो। इनमें से कहीं भी कुछ कमी रहेगी तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि अगर 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लगते चले जाते हैं बच्चों के, 10-10 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं बच्चों के। क्योंकि हमें देखो, हमें ना हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपके सामने सारी अच्छी अच्छी बातें कर दूं कि भाई हाँ सी इंटर में रैंक भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन मैक्सिमम आधे से ज्यादा जनता तो फेल भी होती है ना, तो उनकी कमियां भी तो बतानी पड़ेगी ना कि वो क्या गलतियां करते हैं। वो यही गलती करते हैं, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम अपना टाइमली सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाते। रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, बच्चे सिलेबस ही नहीं कर पाते। हाँ, तो सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाते, कहीं कहीं टाइम तक वो सिलेबस ही नहीं उनका पूरा हो पाता, कभी कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। हाँ, एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहोगे, रिवीजन करने में मजा आएगा। सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो फिर रिवीजन तो क्या किसी बात की होगी। ग्रुप 2 तो मैं भी इसमें लगा ही नहीं रहा, फिर ग्रुप 2 तक तो आ ही नहीं पाओगे फिर आप, समझ पा रहे हो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, मोड ऑफ क्लासेस भी बता दो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। दैट इज अप टू यू, जमाना बदल गया है। अब इस समय आपकी ना 3 मोड्स में क्लासेस रहती हैं, सबको पता है। सर एक होता है फेस टू फेस, एक होता है लाइव एट होम, एक होता है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तीनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है अपने टाइम पीरियड के हिसाब से कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, फेस टू फेस में सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना आपको, वो होता है कि भाई एक आपका डिसिप्लिन जो होता है वो क्लासेस के साथ बना रहता है।
कि भाई हमारी इतने बजे क्लास है तो मुझे इस टाइम पे क्लास में जाना ही जाना, ठीक है। तो वो एक आपका डिसिप्लिन इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको स्टडी इन्वायरमेंट मिल जाता है कि भी ठीक है, जैसे मैं आ रहा हूँ तो और भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप बैठ के इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके साथ बैठ के आप थोड़ा पढ़ाई वाला माहौल मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा इज कि आपके डाउट ऑन द स्पॉट आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। डाउट्स का ऑन द स्पॉट आपका रेजोल्यूशन हो जाता है कि जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी, डाउट्स आएंगे, आप आके फटाफट उसको क्लियर ऑफ कर सकते हो, डिले नहीं होगा उसमें, लटकेंगी नहीं वो चीजें, ठीक है। तो ये आपके फायदे हो जाते हैं फेस टू फेस क्लास में। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, वो होता है टाइम। टाइम इन्वॉल्व इज वेरी हाई। फेस टू क्लास में देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको घर से आना भी है, जाना भी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मान लो आपकी 2 बजे की मैंने क्लास रखी, ठीक है, तो आप 1:30 बजे अपना उठ के फटाफट आ जाओगे, नहीं। 2 बजे की क्लास के लिए आपको 1 बजे अपना जो भी आप काम करोगे वो छोड़ना पड़ेगा। जो दूर से आ रहा है उसको और जल्दी छोड़ना पड़ सकता है। उठोगे, थोड़ा कुछ खाओगे पियोगे, रेडी होगे, तो आने जाने में भी टाइम लगेगा, तो आप जाकर यहाँ पर 2 बजे पहुंचोगे, ठीक है। तो वो आपका 1 से 1.5 घंटा तो वो चला गया। फिर घर जाओगे, अब मैं ये भी नहीं कह सकता घर जाते ही तुरंत ही पढ़ लोगे, ठीक है। आप पहले तो जाने का टाइम लगा लो, आधे पौने घंटे का जाने का टाइम हो गया, फिर उसका घर जाने के बाद भी कम से कम 1 घंटा तो आपको रेस्ट चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो वो आपके कुल मिला के 1.5-2 घंटे वो खराब हो गए आपके। खराब नहीं है, जो मर्जी है, तो वो टाइम गया आपका। उसके बाद आपका फ्लो बैठेगा पढ़ने का, तो टाइम इन्वॉल्व इज वेरी हाई। तो फेस टू फेस क्लासेस तो वही रखो जिसको आने जाने में टोटल मिलाकर मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटा लगता हो। आना जाना मिलाकर कह रहा हूं मैं, कि जो आना जाना मिलाकर जिसको मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटा लगता है, वो तो फेस टू फेस क्लासेस के लिए आ सकता है। लेकिन जिसको एक साइड में ही 1-1, 1.5 घंटा लगता है, जैसे आपने 1.5 घंटा बताया मेरे को आने में लग रहा है साकेत से, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है ऑनलाइन क्लासेस लो, ठीक है। तो टाइम इन्वॉल्व इज हाई, ऑब्वियसली भी खर्चा भी ज्यादा होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व इज वेरी हाई। क्लासेस थोड़ी महंगी होती है फेस टू फेस क्लासेस, प्लस आने जाने का कन्वेंस भी लगेगा, ये सब चीजें भी है, ठीक है। तो कॉस्ट इज हाई, टाइम इज हाई, ठीक है। ये आपके थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं फेस टू फेस क्लास के। लाइव एट होम में देखो, एक हो गया लाइव एट होम। लाइव एट होम में क्या होता है कि भी जो क्लास चल रही है, आप इसी क्लास को घर बैठे एक्सेस कर सकते हो सेम टाइम पे। तो इसमें डिसिप्लिन वाला पॉइंट तो खत्म हो गया, कि डिसिप्लिन आपका मतलब शेड्यूल जो रहेगा वो आपका क्लास के साथ बनेगा। हाँ, इसमें मैं सेल्फ डिसिप्लिन जोड़ूंगा, क्योंकि वो क्लास आप उस टाइम पे देख रहे हो, दैट इज अप टू यू। नहीं देख रहे हो तो मैं आपके घर पे आके थोड़ा ना देखूंगा कि आप देख रहे हो देख रहे हो, मुझे तो ठीक है। आप वहां पर चैट में दिख जाओगे तो ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि भाई कुछ दिन देखी फिर गायब हो गए, तो मैं मैसेज करके पूछ लूंगा कि भाई कहाँ हो। फिर आप बोलोगे सर मेरे तो कॉलेज में एग्जाम थे, इस वजह से मेरी पुरानी रहेगी, इसलिए पुरानी रहेगी तो मैं आगे नहीं देख पा रहा, ये नुकसान हो जाता है फिर। तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चाहिए, कम चाहिए लेकिन चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि शेड्यूल आपका क्लासेस के साथ रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी लेना पड़ेगा। स्टडी इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, तो आपको अपना खुद का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डाउट्स इसमें भी पूरे आपका चैट बॉक्स रहता है। देखो मेरी तरफ से डाउट्स की तो कोई टेंशन है नहीं, आप लोग मुझसे फाउंडेशन पढ़ चुके हो, तो डाउट की तो आपको ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है। तो डाउट्स तो मेरी तरफ से पूरे आपको प्रॉपर रहेंगे, चाहे आप किसी भी मोड में मुझसे पढ़ रहे हो, फेस टू फेस पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, या रिकॉर्डेड ले रहे हो, आपको डाउट्स की तो मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी फैकल्टी का मैं कुछ नहीं कह सकता मेरी तरफ से। इवन मैं अपने बाकी फैकल्टीज में जो यहाँ पर जैसे रमन सर हैं और अपने टैक्स वाले सर हैं, जो भी है उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। लेकिन और कहीं और से लेते हो तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो फिर आपको उस टाइम पे देखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम, इसमें टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है। सेविंग क्या है भाई, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट है। कॉस्ट फेस टू फेस के कंपैरिजन में कम होगी, रिकॉर्डेड से ज्यादा होगी, लेकिन फेस टू फेस से कम होगी, तो कॉस्ट इन्वॉल्व इज एवरेज। इसमें एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि भाई आपको बैकअप ऑप्शन मिलते हैं, वो इसमें भी है। मतलब फेस टू फेस को भी ना आप हाइब्रिड मोड पे भी चला सकते हो मेरी तरफ से, जैसे कभी आ गए कभी आपने घर पे देख ली, वो भी आप मेरी तरफ से कर सकते हो, हाइब्रिड मोड पे भी चला सकते हो। लेकिन वो ठीक है, वो बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है वो हाइब्रिड मोड। मेरे को तो ये लगता है कि या तो ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे कहते हैं तो मैं मना नहीं करता, मैंने कहा ठीक है मर्जी है, जब आपको आना है आ जाओ। लेकिन वो ना इनडिसिप्लिन मैनर में चली जाती है फिर वो क्लास, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, फिर जिस दिन आते हो ना वहां उस दिन आने पे आपको बड़ा ऑकवर्ड ऑकवर्ड सा लगता है बच्चों को, कि यार इससे बैठो, फिर बच्चों को लगेगा यार घर पे ही देख लेता, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी को जानते तो होंगे नहीं, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है, तो पर आपकी मर्जी है, वो है,
आपका ऑप्शन है। बैकअप पूरा रहेगा, आपको फेस टू फेस लो या लाइव हो लो, आपको पूरा ऐप पे बैकअप मिलेगा, सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो यू कैन एक्सेस, आप आराम से उस क्लास को घर बैठे देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। एक होता है कोर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फायदा सबसे बड़ा ये होता है कॉस्ट, सस्ते होते हैं। ठीक है, टाइम सेविंग, पूरा पूरा टाइम रहता है, सेव रहता है। मेन एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी, जब मर्जी देखो लेक्चर, रात को 12 बजे चला लो अकाउंट्स की क्लास, सुबह 4 बजे चला लो अकाउंट्स की क्लास, आपके ऊपर है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना शेड्यूल बनाओ, अपने हिसाब से क्लास करो, आपको टीचिंग अपना कोचिंग के शेड्यूल से कोई लेना देना उसमें नहीं होगा रिकॉर्डेड में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे मर्जी पढ़ो। ठीक है, तो कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास। मेरी तरफ से तो डाउट्स इसमें भी आपके रहेंगे, कोई दिक्कत है, सारे फीचर्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी हाई, सेल्फ डिसिप्लिन का लेवल इसमें तो सबसे ज्यादा हाई रहेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कोर डिसिप्लिन हूं तो चले जाओ रिकॉर्डेड पे। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मेरा इतना डिसिप्लिन का लेवल बनेगा नहीं, तो फिर मत जाना। नहीं तो क्या होता है, बच्चे लेक्चर्स ले लेते हैं फिर वो पूरे ही नहीं हो पाते, तो आपको डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। बट बट मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आपको इसकी हैबिट डालनी चाहिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की हैबिट डालनी चाहिए। रीजन बीइंग, जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे ना, तो फाइनल लेवल पे यही मिलेगा आपको। फाइनल लेवल पे फेस टू फेस तो होता ही नहीं, पूरी मार्केट में उठा लो, आपको कोई फेस टू फेस में क्लास नहीं मिलेगी। लाइव एट होम होती है लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि सब अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप के साथ किसी के ऑफिस टाइमिंग कब है, किसी के कुछ है, कोई कभी ऑडिट पे गया हुआ है, कभी ऑफिस में उसको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो वो भी मैनेज नहीं हो पाती। तो फाइनल लेवल पे तो बच्चा रिकॉर्डेड पे जाता है, बट रिकॉर्डेड की हैबिट अभी से अगर आप डालोगे थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा बेनिफिट उसका 10 मिनट, 10 मिनट में आ जाना। ठीक है, तो रिकॉर्डेड की हैबिट अगर आप अभी से ही डाल लोगे तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी डाल दो, ठीक है, एक आध सब्जेक्ट आप चला सकते हो रिकॉर्डेड मोड पे, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो फाइनल लेवल पे जो आपकी दिक्कत रहती है ना सेल्फ डिसिप्लिन वाली, वो सब खत्म हो जाएगी। और देखो एट द एंड पढ़ाई में डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन तो आप किसी भी मोड पे चले जाओ, फेस टू फेस हो, लाइव एट होम, रिकॉर्डेड, आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, फेस टू फेस आप यहाँ तो पढ़ रहे हो मेरे सामने, तो घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे क्या पता, घर पे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, तो वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को मोड ऑफ क्लासेस में क्या रखना है, फेस टू फेस पे जाना है, लाइव पे जाना है, रिकॉर्डेड पे जाना है। बात समझ में आती है? अब जैसे कि मैं खाली ग्रुप 1 की बात करूं, तो ग्रुप 1 में आपका वही एडवांस अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस आप मेरे से ही लो, सबके डेमो देखो, जो पसंद आए वो लो, जो पसंद आए वो लो। मैं कभी भी जबरदस्ती आपको ही नहीं बोलूंगा कि हाँ मुझसे ही ले लो सारी क्लासेस, आपकी मर्जी है। सबके डेमो देखो, जो पसंद आए वो लो। मतलब अगर आपने मुझसे एडवांस अकाउंट्स ले लिया, लॉ भी आपने ले लिया फॉर एग्जांपल, आपने टैक्स का डेमो देखा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सब मुझे कम पसंद आया टैक्स का डेमो, तो कोई जरूरी नहीं आप टैक्स यहाँ लो, कहीं और भी ले सकते हो। क्योंकि इंटर लेवल पे आपको देखो, फाउंडेशन में तो यही होता है कि भाई एक जगह हमें क्लासेस मिल जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, क्योंकि बच्चा फसल हो जाता है। लेकिन इंटर लेवल पे ऐसा नहीं है, इंटर लेवल पे आप अलग अलग जगह की क्लासेस भी ले सकते हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ तो आपने एडवांस अकाउंट्स ले लिया मुझसे, ऑडिट में पढ़ाता हूँ ऑडिट भी मान लो आपने ले लिया, लॉ आपने, आपको हो सकता है टैक्स आपको कंफर्टेबल कम लग रहा हो, मत लो टैक्स की कोई और ले लो क्लासेस। वो आज के टाइम में टीचर्स की तो कमी है नहीं, दुनिया भर के टीचर्स अवेलेबल है। जहां समझ में आता हो जिसका डेमो जरूर देख लेना। ठीक है, एक तो नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए जो दुनिया भागती है, नाम के पीछे मत भागो, डेमो देखो। जरूरी नहीं है कि भाई मान लो किसी टीचर का नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है बच्चों को पसंद आता है, लेकिन तुम्हें ना आ रहा हो समझ में, आपको जहां कंफर्टेबल लग रहा हो वहां लो क्लासेस, जहां आपको समझ में आ रहा हो। अब ठीक है, थोड़ा सा आप देखोगे तो आप पाओगे कि ज्यादातर ज्यादातर जो इस समय आपको क्लासेस मिलेगी ना, वो यही मोड में मिलती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज के टाइम में जो क्लासेस मिलती है वो रिकॉर्डेड ही मिलती है। फेस टू फेस तो पहली बात आपको बहुत कम क्लासेस मिलती है, क्योंकि अकेडमीज इतनी अब नहीं है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया,
तो अब थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ ही दुनिया शिफ्ट हो गई है, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आपको ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। बट ठीक है, आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो आपको ये भी मिल जाएंगी, ठीक है, कम मिलती है पर, ठीक है। तो मर्जी है आपकी, आप सारे डेमो देख लो, डेमो देखने के बाद यू कैन डिसाइड कि मेरे को क्या लेना है, अकाउंट्स लेना है, तीनों अगर आपको अच्छा लगता है तीनों ले लो। अभी जो मेरे पास बच्चे हैं वो सब तीनों ही ले रहे हैं, ठीक है, उनको तीनों पसंद आते हैं, तीनों लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लगता तीनों का, तो मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, जो पसंद आता है वो लो, ठीक है। लेकिन एग्जाम क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप तीनों यहां से लेते हो तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि तीनों टीचर मेरे साथ है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मतलब इन केस अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मैं उस फैकल्टी से बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट कहीं और ले लिया तो उसमें फिर मेरा रोल खत्म हो जाता है, और फिर रोल खत्म हो जाएगा तो मेरे सब्जेक्ट में तो मान लो आपका काम बढ़िया हो गया लेकिन बाकी में बेकार हो गया, तो फिर पास कैसे होगे? पास तो हमें तीनों में ही होना है ना, ठीक है। आई होप पासिंग पता, पासिंग क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा कि इंडिविजुअली आपको 40% नंबर चाहिए और एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। एक ना सेट ऑफ बेनिफिट होता है, सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है कि मान लो आपने बोथ ग्रुप्स दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में तो आपका स्कोर आ गया लेट से 300 में से 180, ठीक है। और जो ग्रुप 2 में स्कोर आया वो है आपका लेट से 120। तो अगर आप अलग अलग देते तो ग्रुप 1 तो पास था, लेकिन ग्रुप 2 को पास नहीं माना जाता क्योंकि 150 तो बना नहीं। लेकिन अगर आप ये दोनों मिलाकर देते तो मिलाकर 300 बन रहा है, देन यू आर पास इन बोथ द ग्रुप्स। ये बेनिफिट होता है बोथ देने का। इस बार एक बच्चा निकला था ऐसे सेट ऑफ करके, ठीक है ना, तो उसके ग्रुप 1 में अच्छे नंबर थे, ग्रुप 2 में थोड़े कम थे, तो सेट ऑफ करके निकल गया वो, लेकिन दिए बोथ ही थे फिर उसने। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है बोथ ग्रुप्स देने का, आपको सेट ऑफ मिलता है। रैंक जिस बच्चे को लेके आनी है तो बोथ देने ही पड़ते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से रैंक बोथ पे ही मिलती है कि बोथ ग्रुप्स आपके निकलते हैं तो ये आपको रैंक मिलती है। और बोथ ग्रुप्स देने में क्या होता है कि बोथ ग्रुप्स देने वाला बच्चा ना थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा लगाता है, तो हाई चांस रहता है कि कुछ ना कुछ तो उसका निकल ही जाता है। अगर आपने बोथ की तैयारी करी, बोथ की अप्रोच से आपने तैयारी करी, सब कुछ बोथ के हिसाब से एग्जाम भी भर दिया, सब कुछ कर दिया, बोथ देकर आए, अगर आपका एक भी निकल गया तो हाई चांस है कि अगले 2-3 महीने में आपका ग्रुप 2 भी निकल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर चुके होंगे, रिवीजन ही करना होगा सिर्फ। तो मैं तो पर्सनली मेरा फेवरेट तो बोथ ही है, बाकी तो फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो। एग्जामिशन रूल भी होता है एक, कि अगर आप मान लो कोई ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ लेकिन किसी पेपर में 60+ मार्क्स आ गए तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सीएस में होता है। तो आपका अगर किसी भी पेपर में 60+ मार्क्स आते हैं देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट पेपर। मान लो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में आपका अकाउंट्स में तो आ गए 60, ठीक है, और लॉ में आ गया आपके 50, टैक्स में मान लो किसी बच्चे के रह गए 39, पास तो हुआ नहीं वो क्योंकि भी टैक्स अटक गया, लेकिन अकाउंट्स नहीं देना उसे क्योंकि उसका एग्जाम्प्ट हो गया वो। फिर ये दोनों देने हैं, हाँ 60 पे एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये पॉइंट होता है कि ये दोनों मिलाकर अब 100 नंबर चाहिए, ये एक पॉइंट होता है कि दोनों मिलाकर 100 नंबर चाहिए, फिर 50-50 चाहिए आपको दोनों में। हाँ, दोनों मिलाकर आप, हाँ जी, जैसे आपका एग्जाम्प्ट हो गया 60 वाला, ठीक है, अब आपके ये दोनों बच्चे, ठीक है, बच्चे क्या एजम्पशन लगाते हैं सर 300, 300 नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए, 150 में से 60 तो आ गए, बच्चे कितने 90, कि मेरे दोनों में 90 आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, दोनों में 100 चाहिए। जब भी पेपर दे रहे हो ना, जब भी पेपर दे रहे हो चाहे जितने भी पेपर दे रहे हो, आपको इन एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। अब ये दोनों पेपर दे रहे हो तो दोनों मिलाकर 50%, यानी कि आपको इंडिविजुअली 40 भी चाहिए और दोनों मिलाकर 100 भी चाहिए। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, समझ गए? तो ये था ऑल अबाउट सी इंटरमीडिएट कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। चलो, अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, सोच समझ के अच्छे से तैयारी शुरू करना, क्लासेस वगैरह को वाइजली चूज करना और टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।